हमारे भारत पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियंस लोग क्या कर रहे हैं, कास्ट के नाम पर लड़ रहे हैं, लैंग्वेज वॉर कर रहे हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल वॉर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भारत पे बहुत बड़ा खतरा है, देखिए इस वीडियो को। President advisor Sunil Thapa, he says that Nepal is potentially being used as a transit point by Lashkar-e-Toiba and Jaish. This is a huge statement that is coming in by Nepal President's advisor Sunil. तो इनका नाम है सुनील बहादुर थापा। तो इन्होंने इस वीडियो में ये कहा है कि इंडिया पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कई सारे टेररिस्ट नेपाल बॉर्डर से इंडिया में आकर बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये वीडियो कुछ दिनों से घूम रहा है और ये सारी चीजें उनके प्रेसिडेंट के एडवाइजर बोल रहे हैं, तो कुछ सच्चाई होगी ही ना। और इतने बड़े स्टेटमेंट देने के बाद भी हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि लश्कर ताइवान और जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो इंडियन नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में बम ब्लास्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। तो ये सारे टेररिस्ट आते कहाँ से? पाकिस्तान से नेपाल आते हैं और फिर नेपाल से इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आते हैं और वहाँ पे रहते हैं। उनके पास भी आधार कार्ड होते हैं, 500 रुपये में आधार कार्ड बनाए जाते हैं और वो लोग इंडिया में रहते हैं और वो लोग एजेंट की तरह काम करते हैं और इंडिया की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचते हैं। तो ये एक डरावना सच है, लेकिन भारत पूरी तरह से चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर नेपाल और श्रीलंका। वो हमारे दुश्मन तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे चाइना का कंट्रोल है। तो चाइना वहाँ पे जाके वो फिर बाद में इंडिया पे हमला कर सकता है। इसीलिए भारत पूरी तरह से चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो कई सारी घटनाएं इंडियन नेपाल बॉर्डर पे हुई है और एक प्लेन भी हाईजैक हुआ था। काठमांडू से जो प्लेन निकला था वो हाईजैक हो चुका था और वो दिल्ली लैंड करने वाला था, लेकिन वो दूसरी ओर लैंड कर गया और वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है इंडियन नेपाल बॉर्डर और हम क्या सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते। तो हमारी मिलिट्री तो पावरफुल है, लेकिन हमारी भारतीय जनता स्टूपिड और डम्प है। क्यों? क्योंकि जब सीमा हैदर नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आई और सचिन से शादी की तो सभी ने मान लिया कि ये इंडिया की बहू है और किसी ने उस पर शक भी नहीं किया कि वो पाकिस्तान की एजेंट भी हो सकती है। और हमारी मीडिया क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, उसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ले जा रही थी और उसको सब कुछ नॉर्मल बता रही थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे तो हर कोई लव मैरिज करके इंडिया में आएगा, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी नेपाल के थ्रू इंडिया में आएगा और वो एजेंट भी हो सकता है। इससे कई सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं और हो सकते हैं। पिछले कई बार ये सब हो चुका है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें ना हो। तो 2001 में एक टेररिस्ट छीमा करके पकड़ा गया था नेपाल बॉर्डर पे। उसके पास से मिला था 16 केजीज RDX। वो RDX कहीं पटाखे फोड़ने के लिए तो होगा नहीं, वो इंडिया पे हमला करने वाला था, लेकिन वो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा गया। उसके अलावा 2013 में अब्दुल करीम करके एक टेररिस्ट पकड़ा गया जिसने इंडिया में 40+ ब्लास्ट की है, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। उसके बाद इंडियन मुजाहिद करके एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसका एक को फाउंडर है यासीन, उसको पकड़ा गया नेपाल बॉर्डर पे और इंडिया को सौंप दिया गया। तो ये इतनी सारी घटनाएं हैं जो नेपाल इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करके इंडिया में आके बम ब्लास्ट करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और आप सोच रहे होंगे कि हर जगह बॉर्डर पे सिक्योरिटी है, लेकिन नेपाल इंडियन बॉर्डर पे सिक्योरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि 31 जुलाई 1950 को ये ट्रीटी साइन हुई थी जो ओपन बॉर्डर पॉलिसी को सपोर्ट करती है, जहाँ पे नेपाल के लोग बिना वीज़ा के इंडिया में घूम सकते हैं और इंडिया के लोग बिना वीज़ा के नेपाल में जा सकते हैं और नेपाल के लोग इंडिया में आके स्टडी कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं और अपना धंधा भी कर सकते हैं। और वैसे ही भारतीय लोग भी वहाँ पे जाके अपना धंधा कर सकते, बिजनेस खोल सकते और वहाँ पे घूमने भी जा सकते बिना वीज़ा। कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी को एक बिगेस्ट थ्रेट
माना गया है, क्योंकि हर बार जब भी टेररिस्ट आते हैं वो इंडो नेपाल बॉर्डर से ही आते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि 16 साल में 13 बार गवर्नमेंट बदल चुकी है। कई बार गवर्नमेंट इंडिया के साथ होती है और कई बार गवर्नमेंट चाइना के साथ होती है। अभी की नेपाल की गवर्नमेंट चाइना के साथ है, लेकिन वहाँ के लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही नेपाल ने कई सारी लोन्स ले रखी है चाइना से, जिसकी वजह से चाइना कंट्रोल करता है नेपाल को। जैसे पहले श्रीलंका के साथ हुआ था, लोन्स दे दे के श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया था, वहाँ की रिजन चेंज कर दी थी, सब कुछ चेंज कर दिया था। किसने किया था? चाइना ने किया था। और श्रीलंका पे कंट्रोल कौन करता है? सबसे ज्यादा चाइना करता है। क्यों? क्योंकि उसने उनको लोन्स दिए थे और उनका लोन्स अभी चल रही है। कुछ इसी तरह चाइना नेपाल के साथ करना चाहता है, नेपाल को लोन्स दे रहा है और उनका कंट्रोल नेपाल में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है अभी की ओर। और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान से कैसे आते हैं? तो ये सारे टेररिस्ट कहाँ से आते हैं और नेपाल बॉर्डर से इंडिया में कैसे आते हैं? चाइना की मदद से आते हैं, क्योंकि चाइना कंट्रोल करता है नेपाल को और इसी का फायदा उठा के टेररिस्ट नेपाल से इंडिया में आते हैं। तो अभी की बात करें तो 5 टेररिस्ट ग्रुप है जो एक्टिव है नेपाल में। तो पहला है हरकत अल मुजाहिदीन, दूसरा है हरकत उल जिहाद, तो तीसरा है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, चौथा है अनवर गजवाते अल हिंद, पांचवा है जल्लत उल मदुइन बांग्लादेश। तो ये 5 टेररिस्ट ग्रुप है जो नेपाल में एक्टिव है अभी। तो उनके एक टेररिस्ट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन के द्वारा 24 दिसंबर 1999 को एयर इंडिया के प्लेन को IC-814 को हाईजैक किया गया था। वो प्लेन नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था और वो प्लेन काठमांडू से उड़ा और जैसे इंडियन एयर स्पेस में घुसा वैसे ही उन लोगों ने उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। उसके बाद उस प्लेन के पायलट ने सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट को बताई और उसके बाद बोला कि 1 घंटे का फ्यूल बचा है तो उसको क्या करना चाहिए। अमृतसर में प्लेन को लैंड किया गया, उसके बाद उसमें फ्यूल रिफिलिंग करने के लिए लैंड किया गया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और चाहती थी, इसीलिए रिफिलिंग में देरी कर रही थी। इससे गुस्सा होके उन्होंने क्या किया, 2 लोगों को स्टैब करना शुरू कर दिया, चाकू से वार करने लगे और खून निकालने लगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रिफिलिंग में देरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड आ चुके थे, सारे लोग, सारी चीज़ें वहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन उनको शक हो गया तो उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ कर दिया, लाहौर में लैंड करने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पे लैंड नहीं करने दिया। लेकिन वापस से जब पूछा गया तब इनको लैंड करने दिया। फिर प्लेन में रिफिलिंग की और फिर लाहौर से टेक ऑफ किया प्लेन। और फिर वो प्लेन कहाँ पे गया? वो गया अफगानिस्तान में, लेकिन वहाँ पे नाइट फैसिलिटी नहीं थी लैंडिंग की, तो इसीलिए वो दुबई गए, वहाँ पे रिफिलिंग करी फिर से और फिर बाद में वहाँ पे फूड पैकेज भेजने की कोशिश की गई UAE गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उनको सब हुआ, वो और गुस्सा हो गए। प्लेन को टेक ऑफ किया गया और उनको जाना कहाँ था? तो उनको जाना था कंदाहार और वो वहाँ से प्लेन को टेक ऑफ करते और कंदाहार जाके रुकता है। वहाँ पे वो क्या करते, जो तालिबानी ग्रुप्स होते हैं वो कंदाहार में जब प्लेन लैंड होता है तब वो प्लेन को चारों ओर से घेर लेते हैं और चारों ओर टैंक से प्लेन को घेरे रहते हैं। और मेन वजह क्या थी प्लेन को हाईजैक करने की? उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर प्लेन को वापस लाना चाहते हो, सभी पैसेंजर को जिंदा चाहते हो, तो आपको 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग थे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया पे कई सारे हमले किए थे, टेररिस्ट अटैक किए थे। उनको वो लोग छुड़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये प्लेन को हाईजैक किया था। कई सारे दिनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट मान गई। तो पहला टेररिस्ट है मसूद अजहर, दूसरा है उमर शेख, तो तीसरा है मुश्ताक गजरगर। ये सारे तीनों मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है इंडिया में। इनको छोड़ा गया, तालिबान में लैंड करवाया गया और फिर क्या हुआ, प्लेन को 7 दिन के बाद इंडिया में लैंड किया और सभी पैसेंजर को अपने घर वापस भेजा गया। लेकिन उसकी कीमत क्या हुई? कुछ भी नहीं। उसकी कीमत इंडिया को वापस से चुकानी पड़ी, क्योंकि तालिबानियों ने उस टेररिस्ट को गिरफ्तार नहीं किया, वापस से पाकिस्तान भेज लिया। और उन्होंने फिर क्या किया, 2001 का पार्लियामेंट अटैक किया, 2016 का पठानकोट अटैक किया गया, 2019 का पुलवामा बम ब्लास्ट उन्होंने ही की थी।
जो टेररिस्ट को उन्होंने छोड़ा था उन्होंने ही ये सारे अटैक करवाए थे। तो क्या यही है हमारी सिक्योरिटी कि हर कोई टेररिस्ट नेपाल से इंडिया में बिना वीज़ा घुस जाता है, नेपाल से सीधा आ जाता है? क्या उनका कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं होता? क्या कुछ भी चेक नहीं होता वहाँ पे? इतनी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हर किसी की पहचान हो सके, ताकि इंडिया की सिक्योरिटी में कोई भी घपला ना हो जाए। क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो सबसे बड़ा खतरा इंडिया पे ही होता है, क्योंकि चारों ओर से कहा इसी तरह चारों ओर से इंडिया दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या वो कुछ कर रही है? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर रही। लेकिन तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बॉर्डर को टाइट सिक्योरिटी कर सकती है, फेंसिंग लगा सकती है, हर एक का डॉक्यूमेंट चेक कर सकती है, और वहाँ की पुलिस और हमारी पुलिस साथ में मिलके काम करें तो ही अच्छा होगा, और जिससे टेररिस्ट को पकड़ा जा सके। और जो इनलीगली माइग्रेट से पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से इंडिया में आते तो उनको रोका जा सके। और साथ ही साथ ड्रोन्स के सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पता चले कि थर्मल डिटेक्टर से कि कोई भी टेररिस्ट अपने अंदर कुछ छिपा के नहीं आ रहा है, या फिर बैग्स हो उसमें कुछ IDX या फिर कुछ खोना, ऐसे ही सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। और नेपाल की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट साथ में मिलके एक प्लानिंग, एक ग्रुप बना सकते हैं, जिससे ISIS को अटैक किया जाए, चेकमेट किया जाए नेपाल से और पाकिस्तान से, जिससे इंडिया पे थ्रेट्स कम हो सके और साथ ही साथ नेपाल के थ्रेट्स भी कम हो सके। और नेपाल को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, लोन्स लेना कम करना पड़ेगा चाइना से, वरना श्रीलंका जैसा हाल नेपाल का हो सकता है। और वहाँ की रीजन तो अनस्टेबल ही है, वहाँ पे कुछ भी कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है कभी भी। 16 साल में 13 बार बदल चुकी है, तो अब कोई भी सरकार आ सकती है। सो इंडियन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, यही सबसे बड़ा उपाय है इंडिया के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कई सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।